हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1। हम क्लास 8 का मैथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर का नाम देख लो एक बार, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अगर कोई एक कॉपी खरीद रही हूँ ना, मैंने एक कॉपी खरीदी, ठीक है, तो वो आई 10 रुपए की, ठीक है। अगर मैंने 2 कॉपी खरीदी तो वो आई 20 रुपए की। तो ये क्या है, 1/10 क्या है, रेशो है, ठीक है, एक तरह का प्रोपोर्शन है। 2/20 क्या है, रेशो है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, जैसे मैं एक कॉपी खरीद रही हूँ तो 10 रुपये प्राइस है, 2 खरीदी तो प्राइस बढ़ रहा है। जैसे जैसे कॉपीज बढ़ रही है वैसे वैसे प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। और इनका रेशो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। और इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे मैंने कोई काम स्टार्ट किया है, ठीक है, मैं अकेले अगर एक कोई चार्ट बनाने लगी हूँ तो ठीक है, मैं अकेले बना रही हूँ तो उसको लग रहे हैं बनाने में 5 दिन, ठीक है। और अगर यहाँ पे मेरे साथ 3 लोग काम कर रहे हैं तो उसको बनाने में लग रहे हैं 2 दिन, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई प्रोपोर्शन है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। क्या हो रहा है इसमें, जैसे मैंने अकेले काम कर रही थी तो उसमें 5 दिन लग रहे थे। जब 3 लोग काम करने शुरू किए तो वो तो 2 दिन में कंप्लीट हो गया, है ना। तो क्या हो रहा है, ये तो बढ़ रहा है पर ये घट रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्स प्रपोर्शन, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, प्रपोर्शन क्या होता है, एक तरह का रेशियो होता है, ठीक है, किसी भी दो चीज़ का रेशियो होता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन अप टू 4 hours आर एस 60 रुपीज़, 8 hours RS 100 रुपीज़, 12 hour RS 140 रुपीज़, 24 hours RS 180। चेक इफ इट द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। बोल रहा है कि एक क्या है, कार पार्किंग करते हैं हम रेलवे स्टेशन के पास, तो उन्होंने क्या प्राइस रखा है, 4 घंटे का वो 60 रुपये लेते हैं, 8 घंटे का वो 100 रुपया लेते हैं और 12 घंटे का वो 140 रुपये लेते हैं। इसी तरह से 24 घंटे का वो 180 रुपीज़ लेते हैं। तो चेक करो क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, कार पार्किंग जो कर रहे हैं हम, क्या पार्किंग टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ठीक है, जो उसका प्राइस दे रखा है। तो यहाँ पे देखो, हमें ये चेक करना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे पता चलेगा, अगर इन सब का रेशो इक्वल आया तो हम बोलेंगे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, अगर नहीं आया तो हम बोलेंगे नहीं है, ठीक है। तो करते हैं सोल्यूशन इसका। पहले अगर मैं फर्स्ट का रेशो निकालूंगी, जब 4 घंटे हैं और 60 रुपये लेता है तब क्या रेशो बनता है, ठीक है। फिर 8 घंटे हैं, फिर 100 रुपीज़ लेता है, तब क्या रेशो बनता है। तो फर्स्ट कर लेते हैं सबसे पहले। इस रेशो को मैं नाम दे देती हूँ A1 दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, जब हमारे पास 4 hours है ना, तो 60 रुपये लगते हैं। इट मीन्स 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो 15 आंसर आया। फिर इसी तरह से जब 8 घंटे लगते हैं और 100 रुपीज़ लेता है तब क्या आएगा, 8 1 8, 2 कैरी, 8 2 16, 4 कैरी, पॉइंट लगा, डेसिमल लग गया 0, 8 5 40। तो यहाँ पे आया 12.5। इसी तरह से A3 नेक्स्ट रेशो निकाल लेते हैं। जब 12 घंटे खड़ी करेंगे गाड़ी को तो 140 रुपये लेगा, तो इसको कैंसिल करके देखते हैं। 12 1 12, 2 कैरी, 12 1 12, 8 कैरी, डेसिमल लगा, 0 लगी, 12 6 72। आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इतना काफ़ी है, 11.6। इसी तरह से फोर्थ निकालेंगे। क्या बोल रहा है, जब गाड़ी को 24 घंटे के लिए खड़ी करेंगे तो वो कितने पैसे लेंगे, 180 रुपीज़ लेंगे। तो 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 6 से जाएगा, 6 से करके देखते हैं। 6 3 ज़ा 18, 30 और 6 4 ज़ा 24। कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया 30/4। अब देखो, अब आगे कैंसिल हो रहा है ये, तो यस किससे हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 15 13 एंड 2 2 ज़ा 4, तो आ गया 15/2। फिर आगे देखो, आगे कैंसिल हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, पॉइंट डेसिमल लगा, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे आ गया 7.5। तो यहाँ पे जो भी इनके हमने रेशो निकाले क्या वो इक्वल है, नहीं है। तो हम लिखेंगे
A1 इज़ नॉट इक्वल्स टू A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू A3 इज़ नॉट इक्वल्स टू A4, इनमें से कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या बोल लेंगे यहाँ पे कि जितने भी हमें जो रेशो दे रखे हैं दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको फिर। ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट ऑफ बेस। बोल रहा है कि एक हम पेंट का मिक्सचर बना रहे हैं। ठीक है, जैसे हम घर पे भी पेंट करते हैं तो क्या करते हैं, जो वाइट कलर का प्राइमर होता है ना, उसमें क्या डाली जाती हैं, जो भी हमें कलर बनाना होता है ना उस कलर की ट्यूब मिलती है। ठीक है, तो उसकी ड्रॉप्स डाली जाती हैं। जब एक पार्ट रेड पिगमेंट का डालते हैं तो उसमें 8 पार्ट ऑफ बेस लगेगा, मतलब जो वाइट प्राइमर है ना वो 8 ड्रॉप्स लगेंगी, तब एक बूंद डलती है उसके अंदर। ठीक है, इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स दैट नीडेड टू बी एडेड। तो इस टेबल को देखो और बताओ कि जब 4 बूंद पिगमेंट की डालेंगी रेड पिगमेंट की तो बेस कितना चाहिए होगा, क्योंकि जब एक बूंद डाल रहे हैं तब 8 बेस की ड्रॉप्स लगेंगी। ठीक है, तो अगर 4 बूंद डालेंगे पिगमेंट की रेड पिगमेंट की तब बेस कितना लगेगा, 7 ड्रॉप्स डालेंगे तब कितना बेस लगेगा, फिर 12 ड्रॉप डालेंगे तब कितना बेस लगेगा, फिर 20 ड्रॉप ऑफ रेड पिगमेंट डालेंगे तब कितना बेस लगेगा। ठीक है, ये सारा बताना है हमें। करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो हमें नीचे दे रखे हैं ना, हम इनको ना मान लेते हैं। ये फर्स्ट वाला मैंने मान लिया x1, तो नीचे वाला y1, ये ऊपर x2 तो नीचे वाला y2। ठीक है, फिर ये x3 मान लिया, ये y3 मान लिया, फिर ये x4 मान लिया तो ये y4 मान लिया, ये x5 मान लिया तो ये y5 मान लिया। ठीक है, दे रखा है हमें x1 और y1 कितना दे रखा है, वो इसके साथ इक्वेट करेंगे तो फिर हमारे पास पहला y2 आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह से y3 निकाल लेंगे, फिर y4 निकालेंगे, y5 निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने x1 और y1 का रेशो तो पता है, तो x2 और y2 की वैल्यूज़ डालूंगी तब हमारा y2 कितना आएगा ये फाइंड कर लेंगे। तो x1 हमारे पास कितना है, 1 ड्रॉप ऑफ रेड पिगमेंट डालते हैं तो 8 ड्रॉप ऑफ बेस डलती है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर 4 ड्रॉप रेड पिगमेंट डालेंगे तो बेस कितना डलेगा, मतलब y2 कितना होगा। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा y2 1 जा y2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 8 4 जा 32। तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट का आंसर, y2 हमने निकाल लिया 32। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट निकालेंगे। जब हम एक ड्रॉप डालते हैं रेड पिगमेंट की तो 8 ड्रॉप बेस की डलती है, मतलब x1 अपॉन y1। तो जब 7 ड्रॉप डालेंगे मतलब x3 अपॉन y3 तब कितना बेस डलेगा ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो 1/8 होगा पहला। ठीक है, और x3 कितना है हमारे पास, 7 है। x3 कितना है, x3 हमारे पास है 7 अपॉन y3 तो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, y3 मल्टीप्लाई y1, y3 मल्टीप्लाई 1 तो y3 1 जा y3 इज इक्वल्स टू 8 7 जा 56। तो ये आ गया y3 का आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट भी फाइंड कर लेंगे, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x4 अपॉन y4। यहाँ पे हमें y4 फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखो 1/8 इज इक्वल्स टू x4 कितना है हमारे पास 12 होगा। जब 12 ड्रॉप ऑफ पिगमेंट डालते हैं तो बेस कितना होगा ये फाइंड करना ना, y4 इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट, मल्टीप्लाई किया तो ये बना y4 ही रह गया, और 12 8 जा 96, तो ये आ गया y4 हमारे पास। इसी तरह से आप नेक्स्ट भी फाइंड कर लोगे, x1 अपॉन y1 को साथ कंपेयर करके x5 अपॉन y5। अब y5 निकालना है तो y5 यहाँ पे आ गया, तो y5 तो हमें निकालना है, तो जो हमें पता है वो वैल्यूज़ डाल देंगे 1/8, और x5 कितना हमारा 20 है अपॉन y5 एज इट इज़। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y5
इज इक्वल्स टू 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, क्योंकि 8 टू द 16 और 0 एज इट इज़, तो ये आ गया बाई 5। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। जो भी वैल्यूज़ आए हैं ना हमारे पास, फर्स्ट 32 आया y2 की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 32, टेबल में फिल कर देंगे। y3 कितना आया 56, तो यहाँ पे आ जाएगा 56। फिर y4 आया 96, तो 96। फिर यहाँ पे y5 160 आया तो 160। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बहुत ईजी है, ठीक है। करते हैं इसी तरह से इसका थर्ड क्वेश्चन। In question number second above, if one part of red pigment requires 75 ml of base, बोल रहा है कि जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया, अगर एक पार्ट रेड पिगमेंट का डालते हैं तो उसको 75 ml बेस डालना पड़ेगा। हाउ मच पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। बोल रहा है तो बताओ कि कितना रेड पिगमेंट डालना चाहिए अगर 1800 ml बेस होगा हमारे पास। टेबल नहीं दिया उन्होंने, तो टेबल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। रेड पिगमेंट बोला हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे रेड पिगमेंट, और क्या बोला हुआ है बेस बोला हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा बेस। जब एक बूंद वो रेड पिगमेंट की डालता है तो यहाँ पे आएगा 1 ड्रॉप, तब कितना 75 ml बेस डालता है। तो जब हमारे पास 1800 ml बेस होगा तो वो कितना रेड पिगमेंट डालेगा, मतलब ये वाला फाइंड करना है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। जो हमें फाइंड करना है उसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कैसा क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमने लेट किया, लेट रेड पिगमेंट जो हमने फाइंड करना वो x है, ठीक है। तो दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये क्या हमारा x1, ये बाई 1, ये x2 और ये बाई 2। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। x1 कितना है 1, y1 कितना है 75, x हमने फाइंड करना है, और ये 1800 एज इट इज़। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ऐसे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई से। तो यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1800 इज इक्वल्स टू 75x। तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1800 अपॉन 75, ठीक है। कैंसिल कर लेंगे जो भी कैंसिल होता है। 75 टू ज़ा 150, यहाँ से 30 कैरी, तो यहाँ पे बन गया 300, 75 4 ज़ा 300, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ गया x इक्वल्स टू 24 ml रेड पिगमेंट लगेगा ताकि 1800 ml को मिक्स करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 24 रेड पिगमेंट requires for 1800 ml of base। तो ये इसका आंसर है, इसमें सर है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री fills 840 bottles in 6 hours, हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 hours। बोल रहा है एक मशीन क्या करती है, सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री में एक मशीन क्या करती है 840 बॉटल्स 6 आवर में फिल कर देती है, ठीक है। तो बोल रहा है कि हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 hours, तो 5 घंटे में वो मशीन कितनी बॉटल्स फिल करेगी, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसके लिए क्या बना लेंगे, हम टेबल बना लेंगे। तो नंबर ऑफ आवर्स, हावर्स कितने ले रहा है और कितनी बॉटल्स फिल कर रहा है, ठीक है। बॉटल्स कितनी फिल कर रहा है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं 6 आवर में वो 840 बॉटल्स को फिल कर लेता है, और सेकंड में वो बोल रहा है तो 5 घंटे में कितनी बॉटल्स फिल करेगा, ये तो हमें बताना है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे x, लेट
बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल, ठीक है, नंबर ऑफ बॉटल इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे भी क्या लग रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या करेंगे, 6/, जो पहला रेशो दे रखा है उसको इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0, 4, 8 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे आएगा 840 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में 6। अब कैंसिल कर लेंगे इसको, 6 1 ज़ा 6, 2 कैरी, 6 4 ज़ा 24 और 0 पूरा कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा x इक्वल्स टू 140 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 + 2 7। इट मीन्स कितनी बॉटल्स फिल कर लेगी वो मशीन 5 घंटे में, 700 बॉटल फिल कर लेगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 700, तो यहाँ पे लिख देंगे 700 bottles and filled in 5 hours। 5 घंटे में 700 बोतल फिल हो सकती हैं, ठीक है, 5 घंटे में। तो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। करते हैं इसका 5th क्वेश्चन। A photograph of bacteria enlarged 50 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram। ये क्या है, बैक्टीरिया, उसको ना अगर जूम करते हैं तो 50,000 टाइम्स अगर जूम करते हैं तो उसकी लेंथ कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। What is the actual length of bacteria if the photograph in enlarged 20,000 times only? What would be its enlarged length? बोला कि अगर उस फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स अगर हम उसको जूम करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी होगी बैक्टीरिया की, ठीक है। पहले इसके लिए टेबल बना लेते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया enlarged and length, जब उसको हम 50,000 टाइम जूम करते हैं तो उसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर। और तो अगर उसको 20,000 टाइम जूम करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी होगी, यही फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि उसकी लेंथ x होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल्स टू x, ठीक है। हमने मान लिया उसकी लेंथ x है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन से सॉल्व करेंगे उसको। बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन 50,000 डिवाइड 5 इज इक्वल्स टू 20,000 डिवाइड x। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, तो 5 1 ज़ा 5, कितना बचा 1 0 0 0 एंड 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 20 यहाँ पे डिवाइड में, तो दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे जाएगा तो, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 20,000। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 20,000 अपॉन 10,000। क्रॉस करेंगे तो क्या बचेगा, 0 से 0 कैंसिल हो रही सारी की सारी। यहाँ पे बचा x इज इक्वल्स टू 2/1, क्योंकि 2 के नीचे 1, तो 2 के नीचे 1 का मतलब क्या है 2 ही। तो यहाँ पे x कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। लेंथ कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है, ठीक है। यही हमने फाइंड करना था ना, यहाँ पे भी लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। जब हम उस फोटोग्राफ को जूम करते हैं 50,000 टाइम्स तो हमें बैक्टीरिया कितना दिखता था, 5 सेंटीमीटर का दिखता था। तो जब हमने 20,000 टाइम उसको जूम करेंगे तब कितना दिखेगा, वो हमने फाइंड कर लिया, कितना 2 सेंटीमीटर का दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है,
इन आ मॉडल ऑफ शिप, एक शिप का मॉडल बनाया हुआ है, द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। बोल रहा है उसकी जो ये पतवार बनाई हुई है ना वो 9 सेंटीमीटर हाई है। वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर। बोल रहा है बट जो असली में जो शिप है ना उसकी जो मास्ट है ना, पतवार जो है उसकी हाइट जो है ना वो 12 मीटर है। इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर, हाउ लॉन्ग इज़ द मॉडल शिप। बोल रहा है कि अगर एक्चुअल जो शिप है ना उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 28 मीटर दे रखी है। तो बोल रहा है बताओ जो मॉडल शिप बनाया हुआ है तो उसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, अब मॉडल शिप क्या है, एक तो एक्चुअल में शिप जो होता है वो एक्चुअल में, ठीक है। अब जो मॉडल बनाया हुआ है तो उसकी तो वो खुद से बनाया हुआ मॉडल है ना, तो उसकी उन्होंने हाइट कितनी बनाई हुई है, 9 सेंटीमीटर हाई बनाया हुआ है। तो उसकी हमें लेंथ बतानी है मॉडल शिप की। के लिए टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, टेबल बनाएंगे यहाँ पे। लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ मास्ट, पतवार की लेंथ कितनी है वो लिख लिया। और क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ शिप दे रखी है। शिप जो एक्चुअल वाला शिप है ना उसकी कितनी है, 12 मीटर है हाइट। ठीक है, ये पतवार उसकी 12 मीटर है और उस एक्चुअल शिप की लेंथ कितनी है, 28 मीटर है। और जो मॉडल शिप बनाया हुआ है उसकी हाइट कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। और जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। तो जो भी फाइंड करना होता है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लिया, इसको मैंने एक्स लेट कर लिया, तो यहाँ पे लिखूंगी लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप। मॉडल शिप की जो लेंथ है ना हमने उसको लेट कर लेते हैं एक्स। ठीक है, और अब हमें क्या करना होता है, इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया 12/28, जो रेशो दे रखा है उसको लिखेंगे। और यहाँ पे आ गया 9/x। क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो यहाँ आ गया 12 मल्टीप्लाई एक्स तो हो गया 12x, और 28 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 12, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड अपॉन 12। अब देखो 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9। अब देखो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28। तो यहाँ पे कितना बच गया, 7 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे कितना आ गया, x इक्वल्स टू 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली 21। इट मीन्स 21 सेंटीमीटर लेंथ होगी उस मॉडल शिप की। ठीक है, जो उन्होंने मॉडल शिप बनाया हुआ है जिसकी हाइट 9 सेंटीमीटर हाइट है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर है। तो आई होप यहाँ से आपको एक्सरसाइज 11.1 से 6 क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।